हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक विद्या चैनल। कैसे हैं हम सभी लोग। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है 12th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के फ्लामिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। आखिर इस लेसन को द लास्ट लेसन क्यों कहा गया है और ये किस सब्जेक्ट का लास्ट लेसन है, ये सब तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, ये कौन है। ये हैं इस चैप्टर के ऑथर। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अल्फोंसो डोडेट। इनका जन्म हुआ था 1840 में और इनकी डेथ हुई थी 1870 में। अल्फोंसो डोडेट वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसो डोडेट एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, यानी वे फ्रेंच भाषा में नोवेल लिखा करते थे और इसके साथ साथ वे एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। वो छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांको पर्सियन वॉर 1870-1871 इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। सो बच्चों, ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये स्टोरी उन दिनों की है जब फ्रांको और पर्सियन के बीच वॉर हुआ था और ये वॉर 1870 से लेकर 1871 तक चला था। सो स्टूडेंट्स, ये जो फ्रांको और पर्सियन की बात हो रही है यहाँ पर, ये किस कंट्री की बात हो रही है? क्या आपने इससे पहले ये दो कंट्रीज का नाम सुना है? तो ये जो फ्रांको है, दरअसल ये फ्रांस कंट्री है, ठीक है। और ये जो पर्सिया है, ये आज के समय की कंट्री है जिसका नाम है जर्मनी। इसको पहले पर्सिया कहा जाता था, ठीक है। तो बच्चों, फ्रांस और जर्मनी यानी पर्सिया के बीच वॉर हुआ था और ये जो स्टोरी है ये उसी समय की है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस को हरा दिया गया था पर्सिया के द्वारा, जिसको लीड कर रहे थे बिस्मार्क। स्टूडेंट्स, इस वॉर में फ्रांस हार गया था और पर्सिया जीत गया था और पर्सिया के लीडर का नाम था बिस्मार्क, ठीक है। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ वर्ड नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो बच्चों, पर्सिया जो कंट्री थी उसमें आज के 3 नेशन शामिल हैं और वो 3 नेशन कौन से हैं? वो 3 नेशंस हैं जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन देशों को मिलाकर एक कंट्री होती थी जिस कंट्री का नाम था पर्सिया, ठीक है। यहाँ पर उसी कंट्री की बात हो रही है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। इस स्टोरी में फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एल्सेस एंड लोरेन, उनको पर्सियन के हाथों सौंप दिया गया था। चूंकि फ्रांस वॉर में हार चुका था, इसीलिए फ्रांस पर अब पर्सिया का कब्जा हो गया था, ठीक है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बाद फ्रांस के स्कूल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं उस स्टोरी में मुख्य कैरेक्टर भी हैं, तो उन मुख्य कैरेक्टर के बारे में जानेंगे थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर एम हेमल। ये कौन है? ये हैं फ्रेंच टीचर, ठीक है। ये एक टीचर हैं जिनका नाम है मिस्टर एम हेमल। दूसरे हैं फ्रांस। फ्रांस कौन है? ये एक लड़का है जो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो मिस्टर एम हेमल एंड फ्रांस, ये मुख्य कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर हैं, मुश्किल वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है। इनको याद करना है। इस वीडियो को सबसे पहले आप पॉज कीजिए, फिर इनको याद कीजिए, ताकि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको वो जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो उसमें कोई भी मुश्किल ना आए, ठीक है। और इस चैप्टर को आसानी से आप समझ सकें, ठीक है। इसलिए सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए सारे वर्ड मीनिंग्स, ताकि हम जो है इस चैप्टर को समझने में कोई भी मुश्किल ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन कर लीजिए। तो ड्रेड का मतलब क्या होता है? ड्रेड का मतलब होता है डर, ठीक है। स्कोल्ड मीन्स डांटना। रन अवे मीन्स भाग जाना। चप मीन्स चहचहाना। वार्म मीन्स गर्म। ब्राइट मीन्स चमकदार। स्टिल मीन्स शांत या फिर भी, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड मीन्स सूचना पट। वुड्स मीन्स जंगल। टेम्प्ट मीन्स लुभाना, आकर्षित करना। टेम्पटिंग मतलब होता है, इस चैप्टर में टेम्पटिंग वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, ठीक है। ड्रिल मीन्स अभ्यास करना। फ्राइटन मीन्स डरना, ठीक है। एम्ब्रॉयडर मीन्स कढ़ाई करना। रजिस्ट मतलब क्या होता है? विरोध करना। रजिस्ट मीन्स विरोध करना।
ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, बब मीन्स बडी, ठीक है। जब भी हम किसी को इनफॉर्मल वे में लड़के या बेटा करके पुकारते हैं तो उसको हम बब कहते हैं। सोमिल, सोमिल एक ऐसी जगह या एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहाँ पर लकड़ियों को मशीनों से काटा जाता है, ठीक है। कमांड ऑफिसर मीन्स कमांड अधिकारी। रेचेस, रेचेस मीन्स बेचारा या भागा व्यक्ति। न्यूसेंस मीन्स बाधा या मुश्किल। क्रैंकी मीन्स सनकी। रिसाइट मीन्स सुनाना। ड्रेडफुल मीन्स भयानक। एनस्लेव्ड मीन्स गुलाम। हरी अप मीन्स लीव क्विकली या जल्दी निकलना। इन यूनिसन मीन्स एक सुर में या एक ही समय में। थम्ड मीन्स डॉन एंड डैमेज, ठीक है। डॉन एंड डैमेज का मतलब होता है फटा पुराना, ठीक है। या कोई डैमेज हो जाती है या कोई फट जाती है किनारों से तो उसको हम थम्ड कहते हैं, ठीक है। थम्ड एट एजेस कहते हैं, ठीक है। अप्रेंटिस मीन्स चेला या नौसिखिया। लर्नर या ट्रेनी भी बोलते हैं जिसको, ठीक है, जो काम को सीखता है, किसी के अंडर रहकर काम करता है, वो काम को सीखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस। अ ग्रेट बसल मीन्स एक बड़ी हलचल, बहुत सारा शोर। इन यूनिसन मीन्स एक सुर में एक साथ मिलकर एट द सेम टाइम। कमोशन मीन्स हल्ला गुल्ला। फ्रिल्ड मीन्स झालरदार। सोलम मीन्स गंभीर। प्लस मीन्स शर्माना। थंडर क्लैप मीन्स बिजली की कड़क। कल्स स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा। प्राइमर, प्राइमर क्या होता है? प्राइमर बच्चों एक ऐसी किताब होती है किसी भी लैंग्वेज की जिसमें बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। प्राइमर बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है। रैप मीन्स खटखटाना या धमधम की आवाज़ करना। काउंट ऑन मीन्स डिपेंड अपॉन या भरोसा करना। सो मिल बता चुका हूँ, सो मिल का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री और प्लेस वेयर वुड्स आर कट अप इनटू पीसेस विथ मशीन्स, ठीक है। ऐसी जगह या फैक्ट्री होती है जहाँ पर लकड़ियों को मशीनों द्वारा टुकड़ों में काटा जाता है। ड्रिल, एक्ट और एक्सरसाइज ऑफ ट्रेनिंग सोल्जर्स इन मार्चिंग, ठीक है। ड्रिल, तो ड्रिल का मतलब होता है जब सोल्जर्स मार्चिंग में प्रैक्टिस करते हैं, अपना ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ड्रिल, ठीक है। जो ये है वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर से रिलेटेड। इस वीडियो को पॉज करके आप जो है इस वर्ड मीनिंग्स को, इन सारे वर्ड मीनिंग्स को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participle, and I did not know the first word about them. तो बच्चों स्टोरी की शुरुआत होती है आई से, ठीक है। आई जिसका मतलब होता है मैं। ये कौन लड़का है जो अपनी कहानी खुद सुना रहा है? तो बच्चों ये वो लड़का है फ्रांस जो कि एक स्टूडेंट है और ये खुद अपनी ही कहानी सुना रहा है, ठीक है। वो कहता है मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था और ऊपर से मुझे डांट पड़ने का भी डर था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैज सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। खास करके क्योंकि मिस्टर एम हेमल ने कहा था कि वह हमसे यानी सभी स्टूडेंट से पार्टिसिपल पर सवाल करेंगे और मुझे तो इसके बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए मैंने स्कूल से भागने और पूरा समय स्कूल के बाहर बिताने के बारे में सोचा। फ्रांस स्कूल से बंक मारने के बारे में सोच रहा था ताकि वह टीचर के डांट खाने से बच जाए। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। फ्रांस कहता है वो दिन बहुत गर्म तथा चमकदार था, यानी बहुत ज़्यादा धूप खिली हुई थी, ठीक है। पक्षियाँ जंगलों के किनारे चहचहा रहे थे और सोमिल के पीछे खुला मैदान है जहाँ सोल्जर्स ड्रिलिंग यानी प्रैक्टिस कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है सोमिल जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक ऐसी जगह फैक्ट्री होती है जहाँ लकड़ियों को मशीनों से काटा जाता है। तो उस सोमिल के पीछे ही खुले मैदान में पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग यानी प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सोल्जर्स ड्रिल करते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। ये सब मुझे पार्टिसिपल के रूल से भी ज़्यादा बहुत टेम्पटिंग लग रहा था। टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, यानी फ्रांस को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मेरे में स्ट्रेंथ थी इसको रजिस्ट करने की
यानी विरोध करने की, और मैं जल्दी से स्कूल के लिए रवाना हो गया। कहने का मतलब है कि फ्रांस जो है अपने मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था, और वो इससे लड़ना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत थी कि वो अपने आप को रोक सके और स्कूल जा सके। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी। अब ये टाउन हॉल बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? तो बच्चों, टाउन हॉल एक गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है और बुलेटिन बोर्ड एक तरह का नोटिस बोर्ड है, जहाँ से लोगों को हर तरह की खबरें मिलती थी। लोग सारे न्यूज़ और इम्पोर्टेंट नोटिस वहीं से ही पढ़ते थे, जिनसे उनको जानकारियाँ मिलती थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the drought, the orders, the commanding officers. And I thought to myself without stopping, what can be the matters now? फ्रांस कहता है कि 2 सालों तक तो बस वहाँ से सारी बुरी खबरें ही आई थी, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट की इंफॉर्मेशंस। स्टूडेंट्स, यहाँ जो ड्राफ्ट का मतलब होता है वो होता है सिविलियंस को सेना में जबरन भर्ती करना, ठीक है। यानी फ्रांस में ये लो था कि अगर वॉर में सेना की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के सिविलियंस भी सेना में भर्ती होकर अपने देश के लिए इस लड़ाई में आगे आएंगे, तो इसी को ड्राफ्ट कहा जाता है। तो ड्राफ्ट की भी न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड में दी जाती थी। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, और कमांडिंग ऑफिसर्स के जो भी ऑर्डर होते थे वो भी बुलेटिन बोर्ड में ही लिखे होते थे। And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? और मैं बिना रुके ही सोचने लगा कि अब क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You'll get to your school in a plenty of time." फिर मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से निकला। एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वॉचर था, ठीक है, वो वहां अपने अप्रेंटिस यानी चेले के साथ था, ठीक है, जो उसके अंडर ही काम करता था। बच्चों, ब्लैक स्मिथ का मतलब पता ही होगा क्या होता है। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जो लोहे के औजार या सामान बनाते हैं, ठीक है। और अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी, जो काम करता है, ठीक है, काम को सीखता है, ठीक है। तो ब्लैक स्मिथ जिसका नाम था वॉचर और उसका ट्रेनी, वे दोनों क्या कर रहे थे? बुलेटिन बोर्ड के सामने न्यूज पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल आफ्टर का मतलब क्या होता है? कॉल आफ्टर का मतलब होता है बुलाना, पुकारना, ठीक है। किसको पुकारा? वॉचर ने पुकारा फ्रांस को, ठीक है। वॉचर कौन है? वही ब्लैक स्मिथ है। डोंट गो सो फास्ट बब, यूल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतनी जल्दी मत जाओ बब। यहाँ बब का इस्तेमाल किया गया है। बब का मतलब क्या होता है? बब का मतलब होता है बड़ी, या जिसको हम इनफॉर्मल वे में लड़के कहकर पुकारते हैं या बेटा करके पुकारते हैं, उसको हम बब कहते हैं। यूल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतनी जल्दी मत जाओ लड़के, तुम्हारे पास बहुत सारा समय है स्कूल पहुंचने के लिए, ये वॉचर कहता है फ्रांस को। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। फ्रांस मन में कहता है, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, ठीक है। फ्रांस को लगता है कि जो ब्लैक स्मिथ है, जो उसको बोलता है कि तुम स्कूल पहुंच जाओगे, इतनी जल्दी मत जाओ, बहुत सारा समय तुम्हारे पास हो, ठीक है। तो फ्रांस सोचता है कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम एमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है सांस फूलना, ठीक है, या हाफना, ठीक है। तो मैं मिस्टर एम हेमल के छोटे गार्डन में पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? हाफते हुए पहुंच गया, यानी मेरी सांस फूल गई थी, मैं इतनी तेजी से वहां से निकला था, ठीक है, और जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जा रहा था। और मैं एम हेमल, ये जो कि मेरे टीचर है, उनके गार्डन तक पहुंच गया हाफते हुए। Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler tapping on the table. आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत सारा शोर होता था। ग्रेट बसल का मतलब होता है शोरगुल या बहुत सारा शोर। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिनको जिस शोर को जो है गलियों तक सुना जा सकता था, इतना ज़्यादा शोर होता था।
द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। उस शोरगुल में डेस्क के बंद होने और खोलने की आवाजें भी आती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। इन यूनिसन का मतलब होता है एक ही सुर में या एक ही समय में। सभी एक साथ मिलकर एक ही सुर में लेसन को रिपीट करते थे। वेरी लाउड, वो भी बहुत तेज आवाज में। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। लेसन्स को अच्छे से समझने के लिए हमें अपने हाथों को अपने कानों पर रखना पड़ता था। ठीक है, फ्रांस कहता है कि जब हम लेसन को एक साथ मिलकर तेज आवाज में रिपीट करते थे तो लेसन को अच्छे से समझने के लिए हमें अपने हाथों को कानों से ढकना पड़ता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत तेज आवाजें आती थी क्लासरूम में, शोरगुल इतना ज़्यादा होता था। और जब हम लेसन्स पढ़ते थे तो लेसन एक ही सुर में सब एक ही साथ मिलकर के रिपीट करते थे, जिसकी वजह से क्लासरूम में बहुत ज़्यादा शोर होता था। और चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, लेसन को अच्छे से समझने के लिए हमें अपने हाथों को कानों से ढकना पड़ता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और उस शोरगुल में हमारे टीचर के बड़े रूलर को टेबल पर पटकने की भी आवाज होती थी। रैपिंग का मतलब होता है खटखटाना। ठीक है, तो जो एम हेमल है वो अपने रूलर से क्या करते थे, टेबल पर खटखटाने की आवाज करते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course, that day, everything had to be as quiet as Sunday morning. फ्रांस ये कह रहा है कि बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। लेकिन आज सब कुछ शांत था। ठीक है, तो यहाँ स्टिल का मतलब होता शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। काउंट ऑन का मतलब होता है बच्चों डिपेंडेड अपॉन। ठीक है, डिपेंड अपॉन या निर्भर होना। कमोशन का मतलब होता है शोरगुल। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैं उस शोरगुल पर निर्भर या डिपेंड हो गया था बिना किसी को दिखाई दिए अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए, क्योंकि स्कूल में हमेशा बहुत शोर होता था और फ्रांस आज बहुत लेट भी हो गया था। ठीक है, इसलिए उसने सोचा कि मैं इस शोरगुल का फायदा उठाकर बिना किसी को दिखाई दिए अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा और टीचर के डांट से भी बच जाऊंगा। फ्रांस लेट हो गया था स्कूल के लिए, तो वो रास्ते में सोच रहा था कि रोज की तरह स्कूल में आज भी शोरगुल होगा, बहुत सारा शोर होगा, तो मैं उस शोरगुल का फायदा उठाऊंगा। उस शोरगुल पर वो पूरे तरीके से डिपेंड हो गया था। ठीक है, लेकिन आज के दिन सब कुछ शांत था और वहां पर कोई शोरगुल नहीं था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। फ्रांस सोचता है उस दिन ही सब कुछ उतना ही शांत होना था जितना संडे मॉर्निंग में होता है। ये फ्रांस बोलता है अपने आप को, अपने मन में बोलता है कि मैं वैसे ही लेट हो गया था, ऊपर से जब भी मैं लेट हुआ तब भी यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं है, और उसी दिन ऐसा होना था जब मैं लेट हो गया था। ठीक है, और उतना इतनी शांति जितना कि संडे मॉर्निंग में होता है, फ्रांस ये कहता है अपने आप से। फ्रांस आज के दिन कमोशन पर डिपेंडेंट था, लेकिन क्या पता था कि आज ही के दिन जो है इतनी शांति होगी जितने संडे मॉर्निंग में होती है जब स्कूल की छुट्टी होती है। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा जो पहले से ही अपनी जगह पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और मिस्टर एम हेमल अपने भयानक आयरन रूलर को, टेरिबल का मतलब होता है भयानक, टेरिबल शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि फ्रांस को बहुत डर लगता था उस रूलर से जिससे एम एम पनिश किया करते थे स्टूडेंट्स को। ठीक है, और एम एम अपने भयानक आयरन रूलर को बाजू में दबाए इधर से उधर चल रहे थे। विंडो से फ्रांस ये सब देखकर और भी डर जाता है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे ही डोर ओपन करना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप कल्पना कर सकते हो कि मुझे कितनी शर्म आई होगी और कितना डरा हुआ था मैं। ब्लश का मतलब होता है बच्चों शर्माना। ठीक है, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हेमल ने मुझे बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। जल्दी से जाओ लिटिल फ्रांस और अपनी सीट पर बैठ जाओ,
हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो फ्रांस जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। वह स्कूल जाते वक्त यही सोच रहा था कि उसके टीचर एमएमएल आज बहुत डांटेंगे क्योंकि वह बहुत लेट हो गया था, और उसे पार्टिसिपल्स के बारे में भी कुछ भी याद नहीं था जिसके बारे में उसके टीचर एमएमएल उससे सवाल पूछने वाले थे। लेकिन क्लास में एंटर होने के बाद उसके क्लास टीचर ने तो उसे डांटा भी नहीं, ऊपर से वह इतने प्यार से उसे अपने सीट पर बैठने के लिए भी कह रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। और मैं जितनी जल्दी हो सके अपनी बेंच की तरफ गया और डेस्क पर बैठ गया। ठीक है। नोट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड। अभी तक मैंने अपने डर पर काबू ही पाया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल कोट हिज फ्रिल शर्ट। मैंने क्या देखा कि हमारे टीचर ने बहुत सुंदर ग्रीन कलर का कोट और फ्रिल शर्ट यानी झालरदार शर्ट और छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क से बनी हैट पहनी हुई थी। ये सभी कढ़ाई की हुई थी। ठीक है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। जो उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस डेज और इंस्पेक्शन के अलावा कभी नहीं पहना था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोल्म। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ही ज़्यादा अजीब और गंभीर यानी सीरियस लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं जिसको देखकर सरप्राइज हुआ था वो था ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, दैट विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहते थे, लेकिन आज वहां पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे, वो भी बिल्कुल शांत हमारी तरह। ओल्ड होसर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। वहाँ ओल्ड होसर भी थे यानी बूढ़े व्यक्ति भी थे जिन्होंने 3 कोने वाली हेड पहनी हुई थी। वहाँ फॉर्मर मेयर आए हुए थे, वहाँ फॉर्मर पोस्टमास्टर भी थे और कई ऐसे दूसरे लोग भी वहाँ मौजूद थे। एवरीबडी लुक्ड सैड। सभी लोग बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट एजेस। और होसर अपने साथ एक पुरानी प्राइमर की बुक लाया था जो किनारों से बिल्कुल मुड़ी हुई थी। ठीक है। किनारों से बिल्कुल फटी हुई थी, मुड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमर की। प्राइमर क्या है? प्राइमर एक बुक है। ठीक है। ये लैंग्वेज का बुक होता है जिसमें सब शुरुआत के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, और जितने भी वोवल्स होते हैं वो सिखाया जाता है, यानी बिल्कुल बेसिक चीज़ सिखाई जाती है प्राइमर बुक में। ठीक है। तो हो सर वो प्राइमर बुक जो फ्रेंच की थी, फ्रेंच भाषा की थी, वो प्राइमर बुक जो है वो लाए हुए थे। He held it open on his knees with his great spectacles like across the pages। और उसने अपने घुटनों पर वो किताब खोल रखी थी। तो किताब के पेजों पर उसके बड़े स्पेक्टिकल्स यानी बड़े चश्मे रखे हुए थे। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। While I was wondering about it all, जब तक कि मैं इस बारे में सोच ही रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर। माउंटेड का मतलब होता है बैठ गया। ठीक है, बैठ गए। माउंट का मतलब होता है बैठना। तो मिस्टर एम हेमल जो थे वो कुर्सी पर बैठ गए। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही यूज टू मी सैड। ठीक है। तो बैठ गए और उसी गंभीर और कोमल स्वर में, जेंटल का मतलब होता है कोमल, ठीक है, टोन का मतलब स्वर में, जो मुझ पर इस्तेमाल किया, उन्होंने उन्हीं उसी स्वर में कहा। क्या कहा? माई चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। मेरे बच्चों, यह आज का लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। तो फ्रांस के जो टीचर है एम हेम्बल, वो बहुत ही ज़्यादा कोमल स्वर में और बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्वर में जो है कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? कि ये आज का लास्ट लेसन है, इसके बाद कोई भी लेसन नहीं सिखाया जाएगा, ना ही आपको पढ़ाया जाएगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मनी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लोरेन के सभी स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। कल नए टीचर आएंगे और ये आपका आज लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप सब एकाग्र रहे, यानी ध्यान से मेरी बातों को
सुने। तो चूंकि फ्रांस हार चुका था जर्मनी से यानी कि पर्सिया से, इसलिए जो है इसलिए फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लोरेन, ठीक है, इन दो डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूलों में ये कहा गया था सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाने के लिए, और फ्रेंच भाषा जो उनकी मदर टंग थी उसको बैन कर दिया गया था, यानी अब वो ना ही सिखाई जाएगी ना ही उसको बोली जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा ही सभी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। तो यही सब फ्रांस के जो टीचर थे एम हेमेल वो बता रहे थे। व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी। मेरे लिए ये शब्द बिजली की कड़कने के समान थे। ये कौन कहता है? ये फ्रांस कहता है। फ्रांस को बहुत धक्का लगता है ये बात सुन करके। फ्रांस कहता है मेरे टीचर ने जो शब्द कहे वो ऐसे थे मानो जैसे मुझ पर कोई बिजली गिरी हो। ओ रेचेस, देयर वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओ बेचारे लोग, तो वो सब यही था जो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के सामने उन्होंने लगाया हुआ था। फ्रांस को अब पूरी बात समझ में आ जाती है कि उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने जो भीड़ देखी थी, वो जो भीड़ न्यूज़ पढ़ रही थी वो ये न्यूज़ थी, ठीक है। वह इस बात से बहुत हैरान हो जाता है। माई लास्ट लेसन, ठीक है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, बहुत ज़्यादा वो हैरान होकर के बोलता है, बहुत ज़्यादा दुखी होकर के बोलता है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मैंने मुश्किल से ही सीखा था, ठीक है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इसे दोबारा नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो क्या मुझे अब यहीं पर रोक देना पड़ेगा? ओह हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। कितने दुख की बात है कि मैं अपने लेसन्स को सीख नहीं रहा था, सिर्फ पक्षियों के अंडों को ढूंढने के लिए और सार पर स्लाइडिंग करने के लिए, बताओ। तो फ्रांस को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि वो अपना जो फ्रेंच लेसन है वो सीख नहीं रहा था। वो सिर्फ अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ कहाँ बिता रहा था? पक्षियों के अंडे ढूंढने में और सार पर स्लाइडिंग करने में। सार क्या होता है? सार एक नदी होती है जो फ्रांस से होते हुए गुजरती है, तो उसी के किनारे फ्रांस जो है स्लाइड करता था, ठीक है। और यहाँ पर आप एक और वर्ड देख सकते हैं जिस जो वर्ड है सॉरी। सॉरी का मतलब सिर्फ माफ़ी नहीं होता है, इसका मतलब होता है दुख, ठीक है। My books that had seemed such a nuisance a while ago so heavy to carry। मेरी किताबें जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे बहुत बाधा लग रही थी, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, ठीक है, इसे उठाने में बहुत भारी भी लग रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ठीक है, देट आई couldn't गिव अप एंड एम humbled टू। अब मेरी ग्रामर की किताब और संतों के इतिहास की किताब मेरे पुराने दोस्त थे, ठीक है, मेरे पुराने दोस्त थे जिसे मैं कभी छोड़ नहीं सकता था, और एम हेमल को भी नहीं, ठीक है। वो अपने टीचर को भी यही कहते हैं कि जो किताब है मेरी, जो पहले मुझे बहुत ज़्यादा क्या लग रही थी, बहुत बाधा लग रही थी, बहुत परेशानी लग रही थी, वो अब जो है मेरी दोस्त बन गई थी, ठीक है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, made me forget all about his ruler and how cranky he was, ठीक है। जो विचार मेरे अंदर थे उनके बारे में, क्या विचार थे? कि उनका एक रूलर था बहुत ही ज़्यादा जो खतरनाक दिखता था, और वो कितने बड़े सनकी थे, ठीक है। अब वे वहाँ से जा रहे थे और मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊंगा। तो ये सब बातों ने मुझे ये सब भुला दिया था, ठीक है। ये कितने बड़े सनकी थे और वो अपने साथ हमेशा एक बड़ा रूलर रखते थे, पनिश भी करते थे स्टूडेंट्स को और हमेशा गुस्से में भी रहते थे, ठीक है। तो अब क्योंकि वो जा रहे थे, अब मैं उन्हें दोबारा देख भी नहीं पाऊंगा, तो ये सब बातों ने मुझे भुला दिया था उनके बारे में ये सारी चीज़ें, ठीक है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। बेचारे आदमी, ठीक है। तो ये सब उनकी लास्ट लेसन के सम्मान में था, इसलिए वे इस दिन अपने बेस्ट कपड़े पहनकर आए थे। संडे क्लोथ का मतलब होता है बेस्ट कपड़े। And now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room। और मैं अब समझ पाया हूँ कि क्यों वे गांव के बूढ़े आदमी जो हैं क्लासरूम के पीछे बेंच पर बैठे हुए थे। फ्रांस को अब बातें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू। वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो भी बहुत दुखी थे, ठीक है। वे गांव के लोग इसलिए आए थे क्योंकि वो भी बहुत
दुखी थे। यहाँ पर सॉरी का मतलब अगेन बताया था, दुखी होना होता है, ठीक है। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वह कभी स्कूल भी नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ये उनके सम्मान देने का, थैंक यू करने का तरीका था, हमारे मास्टर के 40 साल की वफादारी की सेवा के लिए और अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, वह देश जो अब उनका नहीं था। तो बच्चों इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, जिस चैप्टर का नाम था द लास्ट लेसन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।